नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 इतिहास चैप्टर 3 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, पिछली 2 शताब्दियों में हम्पी के भावनावशेषों के अध्ययन में कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है? आपके अनुसार यह पद्धतियाँ विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी को किस प्रकार पूरक रही? उत्तर, विजयनगर अर्थात विजय का शहर एक शहर तथा साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाली भयंकर लूटपाट के कारण विजयनगर निर्जन हो गया था। 17वीं-18वीं शताब्दियों तक पहुँचते पहुँचते यह नगर पूरी तरह से विनाश को प्राप्त हो गया। फिर भी कृष्णा तुंगभद्री दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित बना रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। आधुनिक कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय महत्व के स्थान के रूप में मान्यता मिली। हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में पिछली 2 शताब्दियों में अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। नंबर 1, हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में सर्वप्रथम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। 1800 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में नियुक्त एक अभियंता, एक पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा हम्पी के भग्नावशेषों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। उन्होंने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र बनाया। नंबर 2, कालांतर में छायाचित्रकारों में हम्पी के भवनों के चित्रों का संकलन प्रारंभ कर दिया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्रनीलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र के लिए इनके परिणाम स्वरूप शोधकर्ता उनकी अध्ययन करने में समर्थ हो गए। नंबर 3, हम्पी की खोज में अभिलेखकर्ताओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभिलेखकर्ताओं ने 1836 ईस्वी में ही यहाँ और हम्पी के मंदिरों से दर्जनों अभिलेखों को एकत्र करना प्रारंभ कर दिया था। नंबर 4, हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का भी अध्ययन किया गया। इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों और तेलुगु, कन्नड़, तमिल एवं संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। इनसे उन्हें साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता मिली। नंबर 5, 1876 ईस्वी में J.F. फ्लेट ने पूरा स्थल के मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का प्रलेखन प्रारंभ किया। विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं की पुष्टि निसंदेह यह पद्धतियां विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं की पूरक थी। उल्लेखनीय है कि मैकेंजी द्वारा प्राप्त प्रारंभिक जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के मंदिर के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। उदाहरण के लिए स्थानीय परंपराओं से पता चलता है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे से लगे शहर के उत्तरी भाग की पहाड़ियों में स्थानीय मातृ देवी हम्पा देवी ने राज्य के संरक्षक देवता और शिव के एक रूप विरूपाक्ष के विवाह के लिए तपस्या की थी। विरूपाक्ष पंपा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें हेमकूट में आने का निमंत्रण दिया। परिणय सूत्र में बंध जाने के बाद हम्पा ने विरूपाक्ष से विरोध किया कि उस स्थल का नामकरण उनके नाम के आधार पर किया जाए। विरूपाक्ष ने अनुरोध मान लिया और तब से इस स्थल का नाम हम्पा हो गया। हम्पी इसका बदला हुआ स्थानीय नाम है। आज भी
प्रतिवर्ष विरूपाक्ष मंदिर में इस विवाह समारोह का आयोजन अत्यधिक धूमधाम से किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चिरकाल से यह क्षेत्र अनेक धार्मिक मान्यताओं से संबंध था। विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि विजयनगर के स्थान का चुनाव वहां विरूपाक्ष और हम्पा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित होकर ही किया गया था। हमें याद रखना चाहिए कि विजयनगर के शासक विरूपाक्ष देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दावा करते थे। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखा होता था। समकालीन स्रोतों से पता लगता है कि विजयनगर के शासक हिंदू सुरताराणा की उपाधि धारण करते थे, जो देवताओं से उनके घनिष्ठ संबंधों की परिचायक थी। उत्तर विजयनगर की परिचायक थी। प्रश्न नंबर 2, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? उत्तर विजयनगर की जल आवश्यकताओं को मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बनाकर पूरा किया जाता था। बांधों से विभिन्न आकार के हैजों का निर्माण किया जाता था। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजधानी तक भी ले जाया जाता था। कमलपुरम जलाशय नामक हौज सबसे महत्वपूर्ण हौज था। तत्कालीन समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर के भग्नावशेषों को आज भी देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इस धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा झील, कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय सामान्य नगरवासियों के लिए पानी की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। प्रश्न नंबर 3, शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फायदे और नुकसान थे? उत्तर विजयनगर शहर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी विशाल एक सुदृढ़ किलेबंदी थी। किलेबंदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इनसे केवल शहर को ही नहीं अपितु खेती के कार्य में प्रयोग किए जाने वाले आसपास के क्षेत्र और जंगलों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक के वितरण से भी किलेबंद कृषि क्षेत्रों की पुष्टि होती है। शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के कई लाभ और नुकसान थे। लाभ नंबर 1, मध्यकाल में विजय प्राप्ति में घेराबंदियों का महत्वपूर्ण योगदान होता था। घेराबंदियों का प्रमुख उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर देना होता था, ताकि वे विवश होकर आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाएं। घेराबंदियों कई महीनों तक और यहाँ तक कि वर्षों तक चलती रहती थी। इस स्थिति में बाहर के खाद्यान्नों का आना दुष्कर हो जाता था। किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के परिणाम स्वरूप शहर को अनाज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता था। नंबर 2, इसके परिणाम स्वरूप घेराबंदी के लंबे समय तक चलने की स्थिति में भी जनता को भूखमरी से बचाया जा सकता था। अतिरिक्त अनाज को अन्नगारों में रख दिया जाता था, जिसका प्रयोग आवश्यकता के समय किया जा सकता था। इस प्रकार स्थानीय जनता को अनाज की उपलब्धि होती रहती थी। नंबर 3, इसके परिणाम स्वरूप खेतों में खड़ी फसलें शत्रु द्वारा किए जाने वाले विनाश से बच जाती थी। नंबर 4, खेतों के किलेबंद क्षेत्र में होने के कारण प्रतिपक्ष की खाद्यान्न आपूर्ति संकट में पड़ जाती थी, जिससे घेराबंदी को लंबे समय तक खींचना कठिन हो जाता था और इसे व्यवस्था पूर्वक घेराबंदी को उठाना पड़ता था। हानियां नंबर 1, कृषि क्षेत्र को किलेबंद क्षेत्र में रहने की व्यवस्था बहुत महंगी थी। राज्य को इस पर ज़्यादा घने राशि व्यक्त करनी पड़ती थी। नंबर 2, किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र होने के परिणाम स्वरूप घेराबंदी की स्थिति में बाहर रहने वाले किसानों के लिए खेतों में काम करना कठिन हो जाता था। नंबर 3, घेराबंदी की स्थिति में कृषि के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक, यंत्र आदि को बाहर के बाजारों से लाना प्राय कठिन हो जाता था। नंबर 4,
यदि शत्रु किलेबंद क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो जाता था तो खेतों में खड़ी फसल उसके विनाश का शिकार बन जाती थी। प्रश्न नंबर 4, आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था? उत्तर, महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठान सितंबर एवं अक्टूबर के शरद महीनों में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार था। इस अनुष्ठान को उत्तर भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा और प्रायद्वीपीय भारत में महानवमी के नाम से निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे, ताकत तथा सत्ता की शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले अनुष्ठानों में मूर्ति पूजा और पूजा के साथ साथ भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा घोड़ों, हाथियों तथा रथों व सैनिकों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी। साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा को प्रदान की जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा सेनाओं का निरीक्षण करता था, साथ ही नए सिरे से कर निर्धारित किए जाते थे। प्रश्न नंबर 5, चित्र 7.1 विरूपाक्ष मंदिर के एक अन्य स्तंभ को रेखांकित है। क्या आप कोई पुष्प विषयक रूपांकन देखते हैं? किन जानवरों को दिखाया गया है? आपके विचार में उन्हें क्या चित्रित किया गया है? मानव कृतियों का वर्णन कीजिए। चित्र आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 7.1 विरूपाक्ष मंदिर का स्तंभ। उत्तर, विरूपाक्ष मंदिर के इस स्तंभ को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगता है कि इस स्तंभ में अनेक पुष्पों के चित्रों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की आकृतियों को भी चित्रित किया गया है। इनमें मोर, घोड़ा जैसे पक्षियों और पशुओं की आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि इस समय मंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों के केंद्र बिंदु थे। मंदिरों को अनेक प्रकार के चित्रों से सजाया जाता था। स्तंभ पर भी कई चित्रकारी को देखकर लगता है कि उस समय यह कला विशेष रूप से उन्नत थी। स्तंभ पर बने चित्रों से स्पष्ट होता है कि उस समय मूर्ति पूजा का प्रचलन था। मंदिरों में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। अनेक पशु पक्षियों जैसे सिंह, मोर, उल्लू, गरुड़ आदि को देवी देवताओं के वाहन चित्र 7.1 विरूपाक्ष मंदिर का स्तंभ मानकर उनकी भी पूजा की जाती थी। वैष्णव धर्म और शैव धर्म उस समय के लोकप्रिय धर्म थे। वैष्णव धर्म में परमेश्वर के रूप में विष्णु की पूजा आराधना की जाती थी। अवतारवाद की भावना वैष्णव धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसमें विष्णु के अवतारों की पूजा पर बल दिया जाता था। यह विश्वास किया जाता था कि जब जब धरती पर पाप बढ़ जाते हैं और संकट में पड़ जाते हैं, तब तब धरती और मानवता की रक्षा के लिए विष्णु अवतार लेते हैं। वैष्णव धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता विष्णु की पत्नी के रूप में लक्ष्मी अथवा श्री की परिकल्पना किया जाना था। लक्ष्मी की पूजा आराधना धन संपन्नता और समृद्धि की देवी के रूप में की जाती थी। शैव धर्म के साथ साथ शाक्त, कार्तिकेय और गणपति जैसे संप्रदाय भी इस काल में पर्याप्त लोकप्रिय थे। वस्तुत धार्मिक सहनशीलता इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए लगभग 250-300 शब्दों में। प्रश्न नंबर 6, शाही केंद्र शब्द शहर के किस भाग के लिए प्रयोग किए गए हैं? क्या वे उस भाग का सही वर्णन करते हैं? उत्तर, विशाल एवं सुदृढ़ किलेबंदी विजयनगर शहर की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। हमें इस शहर की तीन किलेबंदियों का उल्लेख मिलता है। पहली किलेबंदी के द्वारा केवल शहर को ही नहीं अपितु खेती के कार्य में प्रयोग किए जाने वाले आसपास के क्षेत्र और जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार के द्वारा शहर के चारों ओर की पहाड़ियों को परस्पर जोड़ दिया गया था। दूसरी किलेबंदी को नगरी केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर किया गया था एवं एक तीसरी किलेबंदी शासकीय केंद्र अथवा शाही केंद्र के चारों ओर की गई थी। इसमें
सभी महत्वपूर्ण इमारतें अपनी ऊंची चारदीवारी से घिरी हुई थी। शाही केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। उल्लेखनीय है कि शाही केंद्र शब्द का प्रयोग शहर के एक भाग विशेष के लिए किया गया है। इसमें 60 से भी अधिक मंदिर और लगभग 30 महल नुमा संरचनाएं थी। इस संरचनाओं और मंदिरों के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि मंदिरों का निर्माण पूर्ण रूप से ईंट पत्थरों से किया गया था, किंतु धर्मेंद्र भवनों के निर्माण में विकारी वस्तुओं का प्रयोग किया गया था। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि यह संरचना अपेक्षाकृत बड़ी थी और इसका प्रयोग अनुष्ठानिक कार्यों के लिए नहीं किया जाता था। अतः क्षेत्र में सर्वाधिक विशाल संरचना राजा का भवन है, किंतु पुरातात्विक को इसके राजकीय आवास होने का कोई सुनिश्चित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। इसमें 2 सर्वाधिक प्रभावशाली मंच है, जिन्हें सामान्य रूप से सभा मंडल और महानवमी डिब्बा के नाम से जाना जाता है। सभा मंडल एक ऊंचा मंच है जिसमें लकड़ी के स्तंभों के लिए पास पास और निश्चित दूरी पर छिद्र बनाए गए हैं। इस स्तंभों की पूरी मंजिल को टिकाया गया था। दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का निर्माण किया गया था। महानवमी डिब्बा एक विशाल मंच है जिसका निर्माण शहर के सबसे अधिक ऊंचे स्थानों में से एक पर किया गया था। इसमें एक वार्षिक राजकीय अनुष्ठान किया गया था जो सितंबर और अक्टूबर के शरद मासों में इस दिन तक चलता रहता था। शाही केंद्र में अनेक भव्य महल स्थित थे, जिनमें से सर्वाधिक सुंदर भवन लोटस महल अथवा कमल महल था। यह नामकरण इस महल की सुंदरता एवं भव्यता से प्रभावित होकर अंग्रेज यात्रियों द्वारा किया गया था। स्तंभ यह एक परिषद भवन था जहां राजा और उनके परामर्शदाता विचार विमर्श के लिए मिलते थे। कमल महल के समीप ही हाथियों का विशाल फील्ड खाना हाथियों के रहने का स्थान था। शाही केंद्र में अनेक सुंदर मंदिर थे। इनमें से एक अत्यधिक सुंदर मंदिर हजार राम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। शाही केंद्र शब्द का औचित्य कुछ विद्वानों का विचार है कि इस स्थान पर इनकी विशाल संख्या में मंदिर मिले हैं कि इसे संभवतः शाही केंद्र का नाम देना उचित प्रतीत नहीं होता, किंतु यदि हम निष्पक्षतापूर्वक तथ्यों का अध्ययन करते हैं तो यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि शाही केंद्र शब्द का शहर के एक भाग विशेष के लिए प्रयोग किया जाना सही है। हमें याद रखना चाहिए कि धर्म और धार्मिक वर्गों की विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। धर्म की कठोर पालना का सिद्धांत विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख अवयव एवं विशिष्ट लक्षण था। विजयनगर के शासक इस देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करते और वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। अतः मंदिरों और संप्रदायों को संरक्षण प्रदान करना उनकी प्रशासकीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था। इसलिए शाही केंद्र में भी अनेक मंदिरों की स्थापना की गई थी। संभवतः हजार राम मंदिर का निर्माण केवल राजा और राज परिवार के सदस्यों के लिए किया गया था और इसलिए इनकी स्थापना शाही केंद्र में की गई थी। प्रश्न नंबर 7, कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या क्या बताया है? उत्तर, विजयनगर के लगभग सभी शासकों की स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी। मध्यकालीन अधिकांश राजधानियों के समान विजयनगर की संरचना में भी विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली परिलक्षित होती हैं। अनेक पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित विजयनगर एक विशाल शहर था। इसमें अनेक भव्य महल, सुंदर आवास स्थान, उपवन और झीलें थी, जिनके कारण नगर देखने में अत्यधिक आकर्षक एवं मनमोहक लगता था। बस्ती के
दक्षिण पश्चिम भाग में शाही केंद्र स्थित था, जिनमें अनेक महत्वपूर्ण भवनों को बनाया गया था। लोटस महल अथवा कमल महल और हाथियों का स्तंभल इसी प्रकार की दो महत्वपूर्ण संरचनाएं थी। इन दोनों संरचनाओं से हमें उनके निर्माता शासकों की अभिरुचियों एवं नीतियों के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। शाही केंद्र के भव्य महलों में सर्वाधिक सुंदर कमल महल था। यह नामकरण इस महल की सुंदरता एवं भव्यता से प्रभावित होकर अंग्रेज यात्रियों द्वारा किया गया था। स्थानीय रूप से इस महल को चित्रंजी महल के नाम से जाना जाता है। यह 2 मंजिलों वाला एक खुला चौकोर मंडल है। नीचे की मंजिल में पत्थर का एक सुसज्जित अधिष्ठान है। ऊपर की मंजिल में खिलाड़ियों वाले कई सुंदर झरोखे हैं। कमल महल में 9 मीनारें थी। बीच में सबसे ऊंची मीनार थी और 8 मीनारों उनकी भुजाओं के साथ साथ थी। महल की मेहराबों में इंडो इस्लामी तकनीकों का स्पष्ट प्रभाव था, जो विजयनगर शासकों की धर्म सहनशीलता की नीति का परिचायक है। अभी तक विद्यमान इतिहासकार इस विषय पर एकमत नहीं हो सके हैं कि इस महल का निर्माण किस प्रयोजन अथवा कार्य के लिए किया गया है। संभवतः यह एक परिषद भवन था, जहां राजा और उनके परामर्शदाता विचार विमर्श के लिए मिलते थे। हाथियों का विशाल फिलखाना, हाथियों का अस्तबल अथवा रहने का स्थान कमल महल के समीप ही स्थित था। फिलखाना की विशालता से स्पष्ट होता है विजयनगर के शासक अपनी सेना में हाथियों को अत्यधिक महत्व देते थे। उनकी विशाल एवं सुसंगठित सेना में हाथियों की पर्याप्त संख्या थी। खिलखाना की स्थापत्य कला शैली पर इस्लामी स्थापत्य कला शैली का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसके निर्माण में भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला शैली का अनुसरण किया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विजयनगर के शासक धार्मिक दृष्टि से उदार एवं सहनशीलता थे। प्रश्न नंबर 8, स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया? उन्होंने इन परंपराओं में किस प्रकार बदलाव किए अथवा किन्हीं 2 स्थापत्य परंपराओं का उल्लेख कीजिए जिन्होंने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया? उन्होंने इन परंपराओं का मंदिर स्थापत्य में किस प्रकार प्रयोग किया? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विजयनगर के लगभग सभी शासकों की स्थापत्य कला में विशेष अभिरुचि थी, अतः उनके शासनकाल में स्थापत्य कला का विशेष विकास हुआ। स्थापत्य की परंपरागत सभी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रभावित किया, किंतु उन्होंने आवश्यकता एवं समय के अनुसार इन परंपराओं में अनेक परिवर्तन भी किए। विजयनगर अर्थात विजय का शहर एक शहर और राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। उनके काल में स्थापत्य कला का विशेष विकास हुआ। उसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के निकट नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की, जिसमें उनके अनेक भव्य भवनों एवं मंदिरों का निर्माण करवाया। उल्लेखनीय है कि विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में धर्म और धार्मिक वर्गों का महत्वपूर्ण स्थान था। राजा स्वयं को देवता विशेष का प्रतिनिधि बनाते थे और स्वयं को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करते थे। राजधानी के रूप में विजयनगर के स्थान पर चुनाव की संभवतः वहां विरूपाक्ष और हम्पा देवी के मंदिरों के अतिरिक्त से प्रेरित होकर किया गया था। इस काल में मंदिर राजस्व के स्थायित्व के प्रमुख आधार थे। संप्रदायी मुखिया राजाओं और मंदिरों के मध्य एक पुल का काम करते थे। परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य में मंदिर स्थापत्य कला का विशेष विकास हुआ। प्राचीन काल से ही मंदिर निर्माण क्षेत्र में स्थापत्य की 3 प्रमुख शैलियों नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली का प्रचलन था। यह तीनों शैलियां मंदिरों के आकार,
प्रकार और भौगोलिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती थी। नगर शैली के मंदिर चौकोर आकार के होते थे। द्रविड़ शैली के मंदिर अष्टकोणीय होते थे और वेसर शैली के मंदिर बहुकोणीय होते थे। सामान्य रूप से नागर शैली उत्तरी और द्रविड़ शैली दक्षिण मंदिर का प्रतिनिधित्व करती थी। स्थापत्य की प्रचलित सभी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रभावित किया। उन्होंने इनमें कुछ परिवर्तन भी किए। उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारतीय राजशाही में वंशा परंपरा की एक प्रमुख विशेषता वंश देवता की सामूहिक भक्ति थी। अतः 1350 ईस्वी 1650 ईस्वी की अवधि में दक्षिण भारत में अनेक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। विजयनगर के शासकों ने मंदिरों से संबंध पूर्वकालीन परंपराओं के अनुसरण के साथ साथ उन्हें नवीनता प्रदान की तथा और विकसित किया। राजकीय प्रतिकृति मूर्तियों को मंदिर में प्रदर्शित किया जाने लगा तथा राजा की मंदिर यात्रा को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा। गोपुरम और मंडप जैसी विशाल संरचनाएं इस काल के मंदिर स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं बन गई। इन संरचनाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण रायगोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वारों में मिलता है। गोपुरम बहुत दूर से ही मंदिर होने का संकेत देते थे। उनकी ऊंचाई और भव्यता के सामने केंद्रीय देवालयों की दीवारें प्राय बौनी सी प्रतीत होती थी। मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारे भी बनाए जाने लगे। विजयनगर के शासकों ने विरूपाक्ष के प्राचीन मंदिर में गोपुरम और मंडप जैसी अनेक संरचनाओं को जोड़कर इनके आकार को और अधिक बढ़ा दिया। कृष्णदेव राय ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में मुख्य मंदिर के सामने एक भव्य मंडल का निर्माण करवाया। इस मंडल को सुंदर उत्कृष्ट चित्रों वाले स्तंभों से सुसज्जित किया गया था। इसके पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी कृष्णदेव राय को ही दिया जाता है। मंदिर में कई सभागारों का निर्माण करवाया गया था। सभागारों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता था। कुछ सभागारों में संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता था। कुछ अन्य सभागारों में देवी देवताओं के विवाह समारोहों का आयोजन किया जाता था, तो कुछ का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए किया जाता था। विजयनगर के वास्तुविदों ने दिल्ली सुल्तानों के स्थापत्य की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं का समावेश अपने स्थापत्य शैली में किया। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बनाए गए प्रवेश द्वार पर बनाई गई मेहराब और द्वार पर बना गुंबद इस काल में के प्रवेश द्वार स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इन दोनों विशेषताओं को दिल्ली सुल्तानों के स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माना जाता है। स्थापत्य कला की इन शैली का विकास इस्लामी कला के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप हुआ था। अतः कला इतिहासकारों ने इन्हें स्थापत्य की इंडो इस्लामिक कला शैली का नाम दिया है। इसी प्रकार विजयनगर के शहरी केंद्र में उपलब्ध मकबरों एवं मस्जिदों की स्थापत्य कला शैली और हम्पी में उपलब्ध मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य में अनेक महत्वपूर्ण समानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। कमले महल की स्थापत्य कला को भी इस्लामी स्थापत्य कला शैली ने पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया। कमल महल में 9 मीनारें थी, बीच में सबसे ऊंची मीनार थी और 8 मीनारें उसकी भुजाएं के साथ साथ थी। महल की मेहराबों में इंडो इस्लामी तकनीकों का
स्पष्ट प्रभाव झलकता है। प्रश्न नंबर 9, अध्याय के विभिन्न विवरणों से आप विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन की क्या छवि पाते हैं? उत्तर, अध्याय के विभिन्न विवरणों से विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस दृष्टि से 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर की यात्रा करने वाले निकोलो दे क्रांति इतावली व्यापारी अब्दुल रज्जाक फारस के राजा का दूत अफानासी निकितिन रूस का एक व्यापारी और 16वीं शताब्दी में विजयनगर जाने वाले दुआते बरबोसा डोमिंगो पेस तथा फर्नाबो नूनीज के वितरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन विवरणों से पता चलता है कि समाज सुसंगठित था। समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उन्हें राज्य की सैनिक एवं असैनिक सेवाओं में उच्च पद प्रदान किए जाते थे तथा उन्हें किसी भी अपराध के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण जिन स्थानों पर रहते थे वहाँ भूमि पर उनका नियंत्रण था। उस भूमि पर आश्रित लोग भी उनके नियंत्रण में थे। पुजारी वर्ग की हैसियत से उन्हें समाज में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी। असंख्य वैदिक मंदिरों में अभिभाव के कारण मंदिर अधिकारियों के रूप में ब्राह्मणों की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। विजयनगर युग में किसान सामाजिक व्यवस्था के आधार था जिस पर समाज के सभी अन्य वर्ग निर्भर थे। विभिन्न अभिलेखनों में सेठी और चेटी नामक एक समूह का भी उल्लेख मिलता है। यह प्रमुख व्यापारी वर्ग था जो अत्यधिक धनी एवं संपन्न था। समाज में दास प्रथा को भी प्रचलन था। दासियों का क्रय विक्रय होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य लोग छप्पर वाले कच्चे घरों में रहते थे। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने सामान्य लोगों के आवासों का वर्णन करते हुए लिखा था, लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ हैं और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। विजयनगर में विभिन्न संप्रदायों और विभिन्न समुदायों के लोग रहते थे। विजयनगर के लगभग सभी शासक वर्ग धर्म सहिष्णु थे। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी मंदिरों को अनुदान प्रदान किए। बारबोसा ने कृष्णदेव राय की साम्राज्य में प्रचलित न्याय और समानता के व्यवहार की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि राजा इतनी आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है और अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। उन्हें उनके लिए किसी प्रकार की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ती है और न उनके बारे में यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है कि वह ईसाई हैं अथवा यहूदी मूर हैं या नास्तिक। अधिकांश जनसंख्या हिंदू धर्म की अनुयायी थी। बौद्ध, जैन, मुसलमान एवं ईसाई भी पर्याप्त संख्या में थे। विजयनगर के सभी शासकों ने सभी धर्मों के अनुयायियों के प्रति सहनशीलता की नीति का अनुसरण किया। समाज में स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान था। वे समाज में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में भाग लेती थी। स्त्रियां एवं शिक्षा का प्रबंध था। कुछ स्त्रियां उच्च कोटि की शिक्षा भी प्राप्त करती थी। स्त्रियां संगीत, नृत्य तथा अन्य ललित कलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक पारंगत थी। धनी और संपन्न लोगों में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। समाज में बाल विवाह का प्रचलन था। सती प्रथा भी प्रचलन में थी। उन वर्गों की स्त्रियां पति की मृत्यु पर उनके शव के साथ जलकर सती हो जाती थी। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया जाता था। ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जातियों के किसी खान पान के प्रतिबंध नहीं थे। लोग आमोद प्रमोद प्रिय थे। वे उत्सवों एवं मेलों में उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। उनके प्रकार के
खेलों द्वारा मनोरंजन किया जाता था। कुश्ती, घुड़दौड़ आदि पशु पक्षियों के युद्ध भी आमोद प्रमोद के साधन थे। विजयनगर साम्राज्य में उद्योग धंधे एवं व्यापार वर्णित अनंत व्यवस्था में थे। कताई बुनाई करना कताई बुनाई करना, लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाना आदि प्रमुख उद्योग थे। इत्र निकालना भी एक महत्वपूर्ण उद्योग था। समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में नमक बनाने और मोती निकालने का उद्योग व्यापक स्तर पर किया जाता था। वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला द्वारा भी अनेक लोग अपना जीविकोपार्जन करते थे। आंतरिक तथा विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में थे। व्यापारी शक्तिशाली संघों और निर्गमों में संगठित थे। अब अब्दुर्ज रज्जा के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। विजयनगर की प्रसिद्धि विशेष रूप से मसालों, वस्त्रों एवं रत्नों के बाजारों के लिए थी। नूनीज के वितरण के अनुसार इसकी हीरे की खानें विश्व में सबसे बड़ी थी। नगरों में अनेक बाजार होते थे जिनमें व्यापारियों द्वारा व्यवसाय किया जाता था। विशेष वस्तुओं के पृथक बाजार होते थे। व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण साधन था। इस प्रकार की वितरण विजयनगर के जनसामान्य के जीवन के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। मानचित्र कार्य प्रश्न नंबर 10। विश्व के सीमा रेखा मानचित्र पर इटली, पुर्तगाल, ईरान तथा रूस की सन्निकटता से अंकित कीजिए। उन भागों को पहचानिए जिनका प्रयोग पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 176 पर उल्लेखित यात्रियों ने विजयनगर पहुंचाने के लिए किया था। उत्तर। इस प्रश्न का हल छात्र अपने शिक्षक की सहायता से स्वयं करें। परियोजना कार्य कोई एक। प्रश्न नंबर 11। भारतीय उपमहाद्वीप के किसी एक ऐसे प्रमुख शहर के विषय में और जानकारी हासिल कीजिए जो लगभग 14वीं-17वीं शताब्दी में फला फूला शहर के स्थापत्य का वर्णन कीजिए। क्या कोई ऐसे लक्षण हैं जो इनके राजनीतिक केंद्र होने की ओर संकेत करें? क्या ऐसे भवन हैं जो अनुष्ठानिक रूप से महत्वपूर्ण हो? कौन से ऐसे लक्षण हैं जो शहरी भाग को आसपास के क्षेत्रों से विभाजित करते हैं? उत्तर स्वयं करें। प्रश्न नंबर 12। अपने आसपास के किसी धार्मिक भवन को देखिए। रेखाचित्र के माध्यम से छत, स्तंभों, मेहराबों, यदि हो तो गलियारों, रास्तों, सभागारों, प्रवेश द्वारों, जल आपूर्ति आदि का वर्णन कीजिए। इन सभी की तुलना विरूपाक्ष मंदिर के अभिलक्षणों से कीजिए। वर्णन कीजिए कि भवन का हर भाग किस प्रयोग में लाया जाता था। इसके इतिहास के विषय में पता कीजिए। उत्तर स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।